कॉन्वेक्स पॉलीगॉन का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। देखो, अगर मान लो कोई भी एक इस टाइप का रीजन बनाता हूं, इस टाइप का मैंने एक रीजन बनाया, मान लो ये रीजन हो गया, ठीक है। इस रीजन के अंदर कोई भी दो पॉइंट ले लो, कोई भी दो पॉइंट रैंडमली, कोई भी दो पॉइंट लो। ये मान लो हमारा एक सॉल्यूशन रीजन या फिजिबल रीजन आया, इस फिजिबल रीजन के अंदर कोई भी दो रैंडम पॉइंट कंसीडर कर लो, कहीं पर भी, मान लो यहां लिया, दूसरा पॉइंट यहां लिया। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने से मुझे क्या मिला, एक लाइन सेगमेंट मिला। इस लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट्स है, इनफाइनाइट पॉइंट्स है। क्या ये हर पॉइंट इस रीजन के अंदर आ रहा है, यस और नो में आंसर बताओ। क्या इस लाइन सेगमेंट को ज्वाइन करने पे हर जो पॉइंट मिल रहा है, क्या वो उस रीजन के अंदर आ रहा है, तो आंसर है यस। तो ऐसे रीजन को कॉन्वेक्स रीजन बोलते हैं, और उसके अंदर आने वाले हर एक पॉइंट के सेट को क्या बोलते हैं, कॉन्वेक्स सेट बोलते हैं। तो जो मैंने वर्ड लिखा है ना, कॉन्वेक्स सेट, कॉन्वेक्स सेट मतलब ऐसे पॉइंट्स का सेट जो सारे पॉइंट्स जो है वो किसके अंदर आए, वो आपके शेडेड रीजन के अंदर आए, फिजिबल रीजन के अंदर आए, ठीक है। अब इसने जो एक क्वेश्चन पूछा था, वो क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4। क्या था, मैं भूल गया थोड़ा सा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 8, शायद ऐसे ही कुछ था, लेस देन और इक्वल्स टू 8, यही कुछ था क्या, है क्या, लेस देन और इक्वल्स टू 9, हाँ ये लिखा हुआ है। असर्शन रीजन वाला एक्चुअल में क्वेश्चन था। एक बार पूरा क्वेश्चन रीड करना तो। is a convex set, is a convex set, ठीक है, ये असर्शन है। हाँ, रीजन represents the region between two concentric circles of radii 2 and 3. ओके, चलो ठीक है। तो ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। पहले मैं इसके रीजन को एक्सप्लेन करता हूं। रीजन को समझने के लिए यहां पर लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 4, लेस देन और इक्वल्स टू 9 रिप्रेजेंट अ रीजन बिटवीन टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ रेडियाई 2 and 3, ठीक है। तो अब ये जो आपको इनइक्वालिटी दिख रही है, इसको मैं पहले इक्वेशन बनाता हूं। इक्वेशन अगर बनाऊंगा, दो अलग अलग इनइक्वालिटी बनेगी। पहली तो ये वाली बन जाएगी इनइक्वालिटी, और दूसरी इनइक्वालिटी क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल्स टू 9, दो अलग इनइक्वालिटी बनेगी। अब इस इनइक्वालिटी को अगर मैं इक्वेशन बनाता हूं तो 4 इक्वल टू क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। समझ में आई ये चीज। अब याद करो क्लास 11 जो तुम लोग पढ़े हो, क्या है वो, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये इक्वेशन किसकी होती थी, सर्कल की होती थी। इसमें सर्कल का सेंटर कहां पर होता था, एच और के पे होता था, और आर का मतलब क्या होता था, रेडियस। अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, 4 को मैं क्या लिख सकता हूं यहां पर, 2 स्क्वायर लिख सकता हूं। मतलब ये जो सर्कल जिसकी इक्वेशन अभी बन रही है, उस सर्कल का सेंटर कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे, और उसका रेडियस कितना है, 2 यूनिट्स। समझ में आया ये चीज। तो अगर मैं सर्कल का ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो सर्कल का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, और इसका रेडियस हम लेंगे यहां पर 2 यूनिट, और सेंटर आएगा यहां पर। क्या ये समझ में आ गया सभी को। अब लेकिन ये इक्वेशन नहीं, ये एक्चुअल में क्या था, इनइक्वालिटी था। तो इनइक्वालिटी में हमें शेडेड रीजन मिलेगा, जो या सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। अब कौन सा सॉल्यूशन रीजन होगा, अंदर या बाहर, कैसे टेस्ट करेंगे। तो पॉइंट वाला सिस्टम मैंने बताया था, कोऑर्डिनेट पुट करके। तो आप अंदर से कोई भी एक पॉइंट सेलेक्ट कर लो और पुट करके देखो। अंदर में कौन सा पॉइंट ले लेता हूं मैं, सर्कल के ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 0। इसमें एक्स और वाई की जगह 0 0 डालो, ये पूरा क्या बन जाएगा, 0 0 4 से बड़ा होता है। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है, फॉल्स है। मतलब इसका सॉल्यूशन अंदर नहीं होगा, तो सॉल्यूशन कहां पर होगा, बाहर। तो इसका शेडेड रीजन कहां पर बनेगा, बाहर की तरफ। क्या ये सबको समझ में आ गया। अब आते हैं इस वाली चीज पे,
ये वाली इनइक्वालिटी, तो इसको भी इक्वेशन में बदलेंगे। इक्वेशन में बदलेंगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9। 9 को मैं क्या लिखूंगा, 3 स्क्वायर। अगेन ये किसकी इक्वेशन है, सर्कल की इक्वेशन। उसका भी सेंटर कहां पर आ रहा है, ओरिजिन पे, और उसका रेडियस कितना है, 3 यूनिट्स। मतलब ये सर्कल बनेगा ऐसा, और इसका भी सेंटर सेम है, इसलिए दोनों सर्कल को कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोलेंगे, और इसका रेडियस कितना आ जाएगा, 3 यूनिट्स। क्या ये समझ में आया? अब ये बड़े सर्कल का अंदर वाला रीजन है या बाहर वाला रीजन, कैसे चेक करेंगे? अंदर का एक और पॉइंट ले लो, क्या ले लो, 0 0 ले लो। 0 0 डालोगे तो 0 लेस देन क्या हो गया, 9। क्या ये स्टेटमेंट ट्रू बैठ रही है? यस। मतलब इसके अंदर, तो इसके अंदर, इसके बाहर, तो जो आपका शेडेड रीजन बनेगा, जो फिजिबल रीजन बनेगा, वो फिजिबल रीजन कौन सा होगा, ये वाला होगा। समझ में आया क्या सभी को ये चीज? ठीक है। तो रीजन की स्टेटमेंट क्या थी, एक बार रीजन की स्टेटमेंट दोबारा पढ़ना। आदि रख दिया क्या फोन? Set 4 greater than equal to x plus x plus 9 represent the region between the two concentric circles of radii 2 and 3. ओके तो ये बोल रहा है क्वेश्चन में, ये जो आपको इनइक्वालिटी दिख रही है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रीजन बिटवीन द टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियाई 2 एंड 3। ये है रीजन। तो क्या ये रीजन सही है, बताओ? ये रीजन ट्रू है ना? ये रीजन ट्रू है क्योंकि ये जो रीजन है, ये दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल के बीच का है, जिसमें एक का रेडियस कितना है, 2, और दूसरे का रेडियस क्या है, 3। अब असर्शन क्या है? तो असर्शन है, असर्शन में ऐसा लिखा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं लिखा है, इट इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स कॉमा वाई सच दैट 4, और यहां पर आ गया इस तरीके का एक एक्सप्रेशन, और इसके बाद बोल रहा है इस कॉन्वेक्स सेट, इस कॉन्वेक्स सेट। ये क्या है, कॉन्वेक्स सेट है, ये है असर्शन। तो यहां पर ये याद है, तुम लोग क्लास 11th में होते थे तो इस तरह का स्ट्रक्चर जो बनता था उसको क्या बोलते थे, सेट बिल्डर फॉर्म, रिलेशन का सेट बिल्डर फॉर्म। यहाँ एक्स और वाई क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है। ऑर्डर्ड पेयर इस कंडीशन में कोऑर्डिनेट्स है, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है। समझ में आएगी नहीं ये चीज? तो ये जो बनेगा, ये एक कन्वेक्स सेट होगा, ये असर्शन है। तो कन्वेक्स सेट मैंने बताया था, कन्वेक्स सेट क्या होता है, एक ऐसे पॉइंट का सेट जिसके अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट बनाए तो उस लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट उस रीजन के अंदर आएंगे। तो क्या ये कन्वेक्स सेट बनेगा कि नहीं बनेगा? आंसर है नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अगर मान लो एक पॉइंट मैं इधर ले रहा हूं, दूसरा पॉइंट मैं इधर ले रहा हूं, दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो दोनों को ज्वाइन करने पे ये वाले सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, क्या ये मेरे सॉल्यूशन रीजन के अंदर आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे? तो ये कॉन्वेक्स सेट नहीं बनेगा। समझ में आएगी नहीं ये चीज? अगर मान लो कोई इस टाइप का सेट बनता, इस टाइप का होता, ऐसा होता, ये कन्वेक्स सेट होता कि नहीं होता, बताओ जल्दी? आंसर है नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर एक पॉइंट इधर लू, एक पॉइंट इधर लू, दोनों को ज्वाइन करूंगा, तो ये वाले जो पॉइंट है वो उसके क्या आ जा रहे हैं, बाहर आ जा रहे हैं। तो ये कन्वेक्स सेट नहीं होगा। अगर मान लो इस टाइप का कोई सेट लेता, इस टाइप का, ये कन्वेक्स सेट होता कि नहीं होता? क्यों नहीं होता बता? ये अच्छा, ये थोड़ा सा ये वाला जो दिख रहा है, ये वाला क्या आ जाएगा, यहाँ पर बाहर आ जाएगा। समझ में आएगी नहीं? तो कन्वेक्स सेट का मतलब ऐसा रीजन, ऐसा एरिया जिसमें अगर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करे तो जो लाइन सेगमेंट बने, वो लाइन सेगमेंट के हर पॉइंट उस सेट के अंदर आए, वो कन्वेक्स सेट होता है। समझ में आ गया सभी को ये चीज? अब आप लोगों को एक और वर्ड मैंने लिखवाया, क्या लिखवाया, कन्वेक्स पॉलीगॉन। कन्वेक्स पॉलीगॉन, कन्वेक्स पॉलीगॉन कहां और कैसे आता है वो समझो। एलपीपी के अंदर जब आप इस तरीके की लाइन बनाते हो, कोई लाइन ऐसी बनती है, कोई लाइन ऐसी बनती है, कोई लाइन इस तरीके की बनती है, ऐसी बनती है लाइन। अब जब इसके अंदर जो रीजन मिलता है, ये वाला इस टाइप का मान लो शेडेड रीजन मिलता है, जो पिछली कुछ क्लासेस में सॉल्व किया होगा, याद होगा, ये शेडेड रीजन मिलता है ना, ऐसा कुछ। ये जो शेडेड रीजन बनता है, ये हमेशा एक कन्वेक्स पॉलीगॉन बनता है। मतलब ये जो पॉलीगॉन बना है, इस पॉलीगॉन के अंदर में आने वाले सारे पॉइंट्स जो हैं, वो उस कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन को फॉलो करते हैं। मतलब अंदर के अगर कोई भी दो पॉइंट को ज्वाइन करोगे तो लाइन सेगमेंट जो बनेगा वो पूरे का पूरा उस रीजन के अंदर आएगा। समझ में आया ये चीज? और ये वर्ड है आपके उस चैप्टर के अंदर लिखा हुआ है। तो इसलिए मैंने बोला अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि ना ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी कभी 1 मार्क के लिए पूछता है, व्हाट डू यू मीन बाय कन्वेक्स सेट। मतलब 1 मार्क के एमसीक्यू के फॉर्म में उसमें 4-5 डेफिनेशन दे देगा, या कन्वेक्स सेट की डेफिनेशन दे देगा और आपको आंसर बताना पड़ेगा। तो उसके लिए बी रेडी, आप लोग रेडी रहना, ठीक है? तो हो गया यहां तक, हटा दूं क्या फिर मैं ये?
अब यहां पर देखते चलो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने स्टार्ट कर दिया था, काफी कुछ तो आप लोगों ने कर दिया था। और किसी के कुछ डाउट है इसमें? मैंने होमवर्क बोला था ये करके लाने के लिए, बन गए सारे के सारे? कौन सा वाला? ये वाला। ओके, चलो देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा है द सॉल्यूशन सेट ऑफ दिस इक्वेशन इज, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा ये आपको बताना है। सुनो ध्यान से, सबसे पहले तो इस तरीके से हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना देते हैं, ठीक है। ये वाली लाइन है, इस लाइन का सॉल्यूशन निकालते हैं। तो क्या कैसे निकलेगा सॉल्यूशन? 3x प्लस 5y लेस देन क्या लिखा हुआ है यहां पर 7। इक्वेशन में बदलोगे तो क्या बन जाएगा? 3x प्लस 5y इक्वल्स टू क्या बन जाएगा? 7। समझ में आया? अब इसका ग्राफ प्लॉट करना पड़ेगा। ग्राफ प्लॉट करने के लिए कोऑर्डिनेट्स चाहिए। कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालेंगे? तो भाई ये ले लिया x, ये ले लिया y। मान लो x की जगह पे 0 डालता हूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7/5। मान लो y की जगह 0 डाल दिया, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7/3। मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है ये y एक्सिस को 7/5 पे कट करेगा। 7/5 जो लगभग यहां पर आएगा 7/5, 0,7/5। समझ में? एक्स एक्सिस को कहां पर कट करेगा? 7/3 पे, जो लगभग यहां पर कहीं आएगा। क्या ये समझ में आ गया? ठीक है। अब इसकी लाइन जब मैं प्लॉट करूंगा तो देखो, मैं एक एक चीज जो कर रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये लाइन इसकी ऐसे बनेगी। ये लाइन मैंने क्या बनाई है? डॉटेड बनाई, नॉर्मल नहीं बनाई। क्यों? स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। समझ में आई ये चीज? अब इसका जो सॉल्यूशन बनेगा वो या तो नीचे होगा या फिर क्या होगा? ऊपर होगा। कौन से तरफ है कैसे डिसाइड करेंगे? तो ओरिजिन को ले लेते हैं। ओरिजिन 0,0 आ गया। जब इसमें 0 0 डालूंगा तो ये पूरा लेफ्ट साइड क्या हो गया? 0 लेस देन 7। ट्रू हुआ? ट्रू हुआ मतलब इसका सॉल्यूशन रीजन कहां पर बनेगा? डाउनवर्ड्स। क्या ये समझ में आ गया? लेकिन क्या हम इस लाइन में आने वाले पॉइंट को इसका सॉल्यूशन मानेंगे? तो आंसर है नहीं, क्योंकि वो डॉटेड है, वो स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इस वजह से उसके नीचे वाले। अब पहला लिखा है होल एक्स वाई प्लेन एक्सेप्ट द पॉइंट्स लाइंग बिटवीन लाइंग ऑन द लाइन दिस। क्या ये पहला ऑप्शन सही होगा? नहीं, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। होल एक्स वाई प्लेन अलोंग द लाइन अलोंग द पॉइंट्स लाइंग ऑन द लाइन दिस, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। फिर क्या लिखा है? ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन एक्सेप्ट द पॉइंट्स ऑफ द लाइन दिस। क्या ये ऑप्शन सी सही होगा? क्या बोल रहा? ओपन हाफ प्लेन कंटेनिंग ओरिजिन, ओरिजिन मतलब नीचे वाला, ठीक है, एक्सेप्ट द पॉइंट ऑन द लाइन, इस लाइन में आने वाले पॉइंट्स को छोड़ के। क्या ये क्लियर है? मतलब वो किसकी बात कर रहा है? ये वाला ओपन हाफ प्लेन या वन हाफ प्लेन बोल सकते हो आप, जिसमें इस लाइन को आने वाले को छोड़ दो। ओपन हाफ प्लेन नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, तो ये भी क्या हो जाएगा? फॉल्स। ये इसकी बात कर रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। अनुष्का क्लियर हो गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और किसी के कुछ डाउट है? सॉल्व किया सबने? मुझे सॉल्यूशन भी दिखा दे। चलो, नहीं किया? आराध्य क्यों नहीं किया सॉल्व? आयुष हाँ तेरा दिखा। क्या कॉपी? क्यों? कंप्लीट करो इसको पूरा। मैं अब एक काम कर रहा हूं, सुनो इधर ध्यान दो। अब इसके बाद मैं क्या करवा रहा हूं? मैं करवा रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम्स, तो उसको समझते चलो कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स बनेंगे, ठीक है। पैरेलली जैसे ही मैं वर्ड प्रॉब्लम की इनइक्वालिटी बनाऊंगा तुम लोग उसका सॉल्यूशन करना स्टार्ट करना। ये वाला मैंने ऑलरेडी करा दिया था, एक बार देखना, थोड़ा फर्नीचर डीलर वाला याद होगा, एकदम स्टार्टिंग में मैंने करवाया था, ठीक है। 15th वाले में डाउट है क्या? एक बार देख लो तो थोड़ा सा। कॉर्नर पॉइंट ऑफ फिजिबल रीजन ऑफ एलपीपी आर दिस मैक्सिमम प्रॉफिट ऑकर्स एट दैट विच पॉइंट। तो कैसे करोगे? मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर आ रहा है? यहां पर कोऑर्डिनेट्स को क्या करते जाओगे? पुट करते जाओगे, देख लेना, सिंपल है ये। मैं सीधे अब आ रहा हूं वर्ड प्रॉब्लम्स पे। तो यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 32 ऑनवर्ड्स। बच्चे, सारे बच्चे ध्यान से सुनना, समझना, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही दो चीजें बनानी होती है वर्ड प्रॉब्लम में। कौन सी दो चीजें? एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन जिसको हम किससे डिनोट करते हैं? z से, और दूसरा होता है STC, मतलब सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। तो कैसे बनेगा सुनना। पहले लिखा है क्वेश्चन, एक कॉटेज इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरर्स पेडेस्टल लैम्प्स एंड वुडन शेड्स बोथ प्रोडक्ट्स। अब अंडरलाइन करता हूं, दो प्रोडक्ट्स बना रहे, एक पेडेस्टल लैम्प है, दूसरा क्या? वुडन शेड्स है।
both products requires machine time as well as craftsman time. तो दो तरह के टाइम रिक्वायर्ड है, एक मशीन टाइम है, दूसरा क्या है, क्राफ्टमैन टाइम है. In the making, the number of hours required for producing 1 unit of each item corresponding profit is given in the following table. तो टेबल में आपको क्या क्या दिया है, तो आइटम है दो टाइप के, एक तो लैंप है और दूसरा शेड्स है. क्लियर. इसमें मशीन टाइम कितना कितना लग रहा है दोनों में, क्राफ्टमैन टाइम कितना कितना लग रहा है, दोनों का प्रॉफिट कितना कितना है, ये डिटेल्स आपको गिवन है. यहां तक समझ में आ गया. आगे लिखा है, इन अ डे the factory has availability of not more than 42 hours of the machine time and 24 hours of craftsman time. मतलब एक दिन में मैक्सिमम मशीन को कितने देर आप यूज कर सकते हो, 42 आवर्स. 42 आवर्स. और क्राफ्टमैन टाइम का यूसेज कितना हो सकता है, 24 आवर्स मैक्सिमम टाइम जो हम इनको यूज कर सकते हैं. यहां तक क्लियर हो गया सबको. Assuming that all items manufactured are sold, how should the manufacturer schedule his daily production in order to maximize the profit? Formulate it as an LPP and solve graphically. तो अब अगर आप वो मैन्युफैक्चरर हैं, आप कैसे डिसाइड करोगे कि आप कितना लैंप बनाओगे, कितना शेड्स बनाओगे, इसके लिए फॉर्मुलेशन करना है. तो पहले सबसे पहले क्या अज्यूम करेंगे, लेट अस अज्यूम दैट number of pedestal lamps should be manufactured is X and number of shades manufactured is Y. क्या यहां तक क्लियर हो गया. अब ऑब्जेक्टिव फंक्शन हमारा क्या है कि हमें प्रॉफिट को क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट. तो प्रॉफिट एक आइटम पे 30 रुपए है, यहां एक आइटम पे 20 रुपए है. क्लियर हो गया. अगर X आइटम यहां प्रोड्यूस कर रहे हैं तो टोटल प्रॉफिट इसका कितना हो जाएगा, 30x. तो ये हो गया 30x. और Y आइटम यहां से प्रोड्यूस कर रहे हैं तो इसका मैक्सिमम प्रॉफिट, इसका टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 20y. तो ये बन गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन. समझ में आएगा कैसे बना. फिर क्या बनाना है, कंस्ट्रेंट्स. तो कंस्ट्रेंट्स के लिए आपके पास क्या क्या लिमिटेशन है. मशीन टाइम 1.5 घंटे और 3 घंटे लगते हैं इसमें. ठीक है. तो अगर आप X आइटम्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो उसमें मशीन टाइम कितना हो जाएगा, 1.5x. क्या ये समझ में आ गया. एक आइटम पे 1.5 आवर्स, तो X आइटम पे कितना हो जाएगा, 1.5x. एक आइटम पे 3 आवर्स, तो Y आइटम्स पे कितना हो जाएगा, ये 3y. समझ में आई ये चीज. तो जो टोटल मशीन टाइम है वो कितना हो जाएगा, 1.5x प्लस 3y. और ये टोटल मशीन टाइम 48 आवर्स से ज्यादा नहीं होना चाहिए. तो क्या लिखेंगे हम, लेस देन और इक्वल्स टू 42. क्या ये सबको समझ में आ गई ये वाली इनइक्वालिटी. इसके बाद एक और इनइक्वालिटी क्या बनेगी बताओ जल्दी, क्राफ्टमैन टाइम की. 3x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 24. ये दूसरी इनइक्वालिटी बनेगी. क्लियर हो गया. और एक और डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट होता है जिसको बोलते हैं नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट. x और y हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव होना चाहिए. मतलब हम लिखेंगे x, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. क्या ये समझ गए. इसके बाद बना लोगे, ये फॉर्मुलेशन हुआ. फॉर्मुलेशन के बाद अब आपको क्या करना है, सॉल्यूशन. ठीक है. तो यश और मुस्कान को छोड़ के बाकी सारे बच्चे जो है ना, इसको जल्दी से लिखने का सॉल्यूशन स्टार्ट कर दो. ठीक है. तुम दोनों मत करो, तुम लोगों के में, क्योंकि ये वर्ड प्रॉब्लम जो है ना सीबीएसई में नहीं आता है, तो मैं तुम लोगों को और प्रैक्टिस करवा देता हूं. इसके बाद का काम तो कर लोगे ना, इसके बाद वाला काम कर लोगे ना. बाकी बच्चे इसका सॉल्यूशन निकालो. ठीक है. हटा दो इसके बाद में. चलो बाकी बच्चे इसको सॉल्यूशन निकालो इसका. मैं तुम लोगों को और 1-2 वर्ड प्रॉब्लम प्रैक्टिस करवा देता हूं तब तक. ठीक है. एक ये वाला वर्ड प्रॉब्लम देखो जल्दी से. नहीं नोट किया था क्या क्वेश्चन. चलो क्वेश्चन पहले जल्दी से नोट करो, फिर उसके बाद. वर्ड प्रॉब्लम नहीं आता लेकिन ये आता है ना भाई, ये तो आएगा सॉल्व करने के लिए. और ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं आता. एक चीज बता रहा हूं मैं, सुनो. प्रोबेबिलिटी में एक टॉपिक है रैंडम वेरिएबल, जो डिलीट कर दिया पिछले 3 साल से एनसीईआरटी ने. नहीं आता है, एनसीईआरटी की बुक में ही नहीं है, लेकिन उसका क्वेश्चन पिछले 3 साल से लगातार आ रहा है.
ऐसा होता है भाई, क्या करेंगे? तुम लोग जब क्लास 10th में थे, तुम लोग के टाइम में भी नई एनसीईआरटी आ गई थी ना, रैशनलाइज्ड वाला आ चुका था, जिसमें 1/x और 1/y वाले लीनियर इक्वेशन हटा दिया था एनसीईआरटी ने, लेकिन उसके क्वेश्चन आते थे, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम वाले ट्रेन वाले क्वेश्चंस के अंदर आते थे वो क्वेश्चन। तो ये नोट कर लिया क्या ये वाला पूरा? ठीक है, इसको स्टार्ट करो सॉल्व करना, और बाकी बच्चे इधर पे देखना, तुम दोनों इधर पे देखना इक्वेशंस कैसे बनेंगे। इसको ट्राई करो तुम लोग, चलो ऐसे ही बनाओ खुद से। हाँ बताओ क्या प्रॉब्लम है? नहीं नोट किया था क्या? नहीं आता? तुमको आता है? क्लियर है अनुष्का? तुम इधर आ जाओ, वैष्णवी सामने बैठ जाओ, मैं बता रहा हूं। बाकी सबको तो क्लियर है ना एलपीपी सॉल्व करना? दोनों इनइक्वालिटी नोट कर लिया था? मैंने तुमको पिछली क्लास में बताया था, थोड़ा सा याद करना और उसके बाद बनाते जाना। सबसे पहले ना ये वाली इनइक्वालिटी लो, क्या है ये? 1.5x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू कितना हो गया? 42। ओके, पहले इसको बना लो तुम इक्वेशन। कैसे बनाओगे इक्वेशन? 1.5x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 42। क्या ये क्लियर हो गया? अब 1.5 को ना 3/2 भी लिख सकते हो, तो 3/2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 42। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? अब इधर पे एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा 3x प्लस 3 2 क्या हो जाएगा? 6y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 42। ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3x प्लस 6y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 42 का डबल मतलब कितना हो जाएगा? 84। क्या यहाँ तक समझ में आ गया? इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3 कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या हो जाएगा? ये x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 84। क्या ये क्लियर हो गया? तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 84/3। क्लियर? 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 8 जा 24। तो इक्वेशन क्या बन गई तुम्हारी? x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 28। ओके, अब इस तरीके से पॉइंट निकाल के ग्राफ प्लॉट करते थे ना, उसका ग्राफ प्लॉट करो, दिखाओ वहां तक करके। तुम लोगों का बना इक्वेशन? Manufacturer has 3 machines, 1, 2, 3 in his factory. Machine 1, 2 has capability of being operated at most 12 hours, whereas 3 has at least must be operated at least 5 hours a day. He produces only 2 items, M and N. Each requires the use of all 3 machines. तो ये at most 12 है, at most 12 मतलब less than or equals to 12, और ये एटलीस्ट 12 है मतलब इसका यूज ग्रेटर देन और एटलीस्ट 5 है, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 5। ठीक है, टेबल बना हुआ है। इसमें प्रॉफिट है, तो एम का प्रॉफिट कितना है? 600, और एन का है 400। ठीक है, और क्या 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 दिया हुआ है? कितने आइटम दोनों के प्रोड्यूस होने चाहिए? ठीक है, मैक्सिमाइज, तो इसको एक्स और इसको क्या ले लोगे? वाई। तो जेड क्या बन जाएगा? 600x प्लस 400y। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या बन जाएगा यहाँ पर? 600x, नहीं 600x नहीं आएगा, x प्लस 2y लेस देन और इक्वल्स टू 12, 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 12, फिर आ जाएगा x प्लस 1.25y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 5, और उसके बाद बाकी वैसे ही सॉल्यूशन करना है। बन जाएगा ना ये वाला भी? ये अगला क्वेश्चन है, पिछला वाला हो गया तुम लोगों का? पिछले वाले का क्या रहा है वैसे आंसर? फोर कॉमा 12, और किसी का सेम आ रहा है? अच्छा ये बताओ, ये जो रीजन दिख रहा है,
ये जो शेड किया गया रीजन है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं? फिजिबल रीजन। क्या ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है? यस, ये कन्वेक्स पॉलीगॉन है। जितना भी फिजिबल रीजन होता है सारा का सारा कन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। ठीक है, एक काम करो, इसको सॉल्व करो 31 वाला। जिनका पिछला वाला हो गया वो 31 करो। हाँ, आदि हो गया, लास्ट क्वेश्चन। आराध्य हो गया लास्ट क्वेश्चन। प्रखर कौन सा बना रहा है? दोनों प्लॉट कर लिया? दिखाओ एक मिनट। ये कौन सा वाला है? इसका है प्लॉट। x0 रखा, y की वैल्यू 14, y0 रखा, x की वैल्यू 28, तो 0,14। ये 0,14 गलत बनाया ना। x0 y14 है, मतलब y एक्सिस पे आएगा, है ना? पिछला वाला हो गया? दिखाओ। 0,14, ये 42 बाई इसको कर सकते हो ना सिंप्लीफाई। 42 बाई 1.5, 28 आएगा, है ना? 3 1 3, 3 4 12, 20। तो कॉमन शेडेड रीजन ये वाला आएगा ना। तो ये वाला पॉइंट क्या रहा है दोनों को सॉल्व करने पे? हाँ, बच्चा है क्या? बनाया क्या उसको? हम्म। अभी इसको इसको सॉल्व कर रहे हो? हाँ, इसको भी ड्रॉ करके दिखाओ मुझे जल्दी से। कुछ डाउट है प्रखर? हाँ, यहाँ 3 कंस्ट्रेंट्स बन रहे हैं। दिखाओ पेन। ये पॉइंट क्या है तुम्हारा? 0,24, करेक्ट? 0,24 कहाँ पर आएगा? वो आएगा इस जगह पे, है ना? हाँ, ये है 8,0, वो आएगा ये इस जगह पे 8,0। अब इनको ज्वाइन करते हुए लाइन ड्रॉ कर दो। समझ में आई ये चीज? दोनों का ड्रॉ हो गया। अब क्या करना है, तुम इनइक्वालिटी को देख के सॉल्यूशन निकालोगे। जैसे तुम्हारी ये वाली इनइक्वालिटी है, इसका ग्राफ ये वाला बना है, क्लियर? तो यहाँ पर देखो, ये जो लाइन है ना, या तो इसके नीचे सॉल्व होगा या फिर ऊपर होगा। कैसे डिसाइड करते हैं? तो ये वाली लाइन के नीचे का तरफ का एक पॉइंट कोई भी सेलेक्ट कर लो। मान लेते हैं मैंने ये ले लिया, जिसका कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0,0। तो यहाँ पर एक्स और वाई की जगह पे 0 डालो। तो ये 0 × 3 मतलब क्या हो जाएगा? 0 + 0 < और इक्वल्स टू कितना आ गया? 24।
तो 0 24 से छोटा होता है। क्या ये ट्रू है? ट्रू है, मतलब मैं किस तरफ शेड करूंगा? नीचे की तरफ। इसके लिए समझ में आ गया ये चीज। अब ये वाली लाइन के लिए भी निकालूंगा, तो ये वाली लाइन की इनइक्वालिटी कौन सी है देख लो यहाँ पर। ये वाली है 1.5, ये वाला जो बनाया था 1, हाँ वो उसको भी ले सकते हो, है ना। अब इसके लिए भी मैं क्या, ये वाली लाइन का ग्राफ के नीचे का पॉइंट ले लूंगा 0 0 0 0 लूंगा, तो 0 इज लेस देन 42, ये ट्रू हो गया। मतलब इसके लिए भी शेडेड रीजन नीचे बनेगा। अब दोनों का कॉमन कहाँ है? इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, मतलब कॉमन कौन सा बन जाएगा? ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा तुम्हारा? कॉमन रीजन बन जाएगा। समझ में आई ये चीज? तो कॉमन रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स निकालोगे, इनको बोलते हैं कॉर्नर पॉइंट्स, इनके कोऑर्डिनेट्स निकालोगे। तो इसका तो पता है 0 0, इसका भी तुमने निकाला था थोड़ी देर पहले, इसका भी निकाला था। इसका कितना था एक बार देख के बताओ तो, अभी जिसका ग्राफ प्लॉट किया 8 0 है, तो ये वाला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या जाएगा? 8,0। ये वाला पॉइंट का भी निकाला था इधर पे, कितना आया था? 28, नहीं ये 0,14 है ना। तो ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 0,14। ये क्लियर हो गया। अब क्या करो, ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालो। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। कौन सी दो इक्वेशन? एक तो ये वाली इक्वेशन, और दूसरी कौन सी इक्वेशन? दूसरी ये वाली इक्वेशन, जिसको यहाँ पर सिंप्लीफाई करके बनाया था। सॉल्व करके एक्स और वाई मिलेगा। निकालो एक्स और वाई क्या आ रहा है। हो गया क्या? कितने कॉर्नर पॉइंट्स मिले? 4 की 5? हाँ, तो तू 4 का निकाला है क्या बस? ए बी, अच्छा एक और बचा है। ये है क्या फारेस्ट पॉइंट? ठीक है, ठीक है, सही। हम्म, कैसे सॉल्व करते हैं बताओ इसको मैं। देखो, इसको सॉल्व करने के लिए जैसे तुमने पहली इक्वेशन कौन सी लिखी? ये वाली है ना। फिर उसके नीचे x+2y ये। अब तुमको किसको एलिमिनेट करना है? मान लो y को, तो पहले इसको तुम 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ताकि यहाँ पर भी क्या बन जाए? 2y। फिर उसके बाद में सब्सट्रैक्ट करोगे। समझ में आई ये चीज? तो ये हो गया तुम्हारा x+2y इज इक्वल्स टू 28। ये था। जब ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा? 6x+2y इज इक्वल टू 48। क्या ये चीज समझ में आ गई? अब दोनों को माइनस करेंगे, तो ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये दोनों कट जाएगा। -6 और -1 मतलब कितना हो जाएगा? -5x। क्या ये क्लियर हो गया? ये 28 -48 मतलब कितना हो जाएगा? -20, क्योंकि बड़े नंबर का साइन नेगेटिव लेंगे। माइनस माइनस कट जाएगा, 5 1 जा 5 4 जा, तो x की वैल्यू तुम्हें क्या मिल गई? 4। समझ में आए? x की वैल्यू को 4 रखो, और यहाँ से y की वैल्यू निकालो, कोई भी एक इक्वेशन से, इससे या कोई भी निकालो। क्या आएगा? क्या आ रहा है? 4,4 सबका आ गया क्या? ठीक है, मुस्कान बन गया। 4,4 पे कितनी आ रही है वैल्यू? गलत निकाला क्या? 4,4 पे वैल्यू कितनी आ रही है मैक्स? हो गया तैयारी टेस्ट का? होमवर्क तो बनाया नहीं है प्रखर? कितनी आ रही है 4,4 पे वैल्यू? 4,000 ना। हाँ ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये समझाऊं क्या है? इसको समझाता हूँ, फिर इसका इक्वेशन बनाता हूँ, इनइक्वालिटी बनाता हूँ, सॉल्यूशन देखना। हो गया? निकल गया? उसको यहां पर पुट करो, इस जगह पे लिखो उस कॉर्नर पॉइंट को। एक बार पहले पढ़ लो इसको, क्वेश्चन को तुम लोग। अब एक टेबल बनाओ, जिस टेबल में ना ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स को पुट करो, और ये z वाला जो था ना, z वाला पुट करो, और इन चारों की वैल्यू को इसमें डाल के देखो, z की वैल्यू कैलकुलेट करो। पिछली बार किया था, याद है क्या वो? चलो इधर पे देखना क्वेश्चन क्या लिखा है।
A company manufactures two types of novelty souvenirs made of plywood. Souvenirs of type A requires 5 minutes each for cutting and 10 minutes each for assembling. तो दो टाइप के सोवेनियर्स बन रहे हैं यहां पर. सबसे पहले टाइप ए है और टाइप ए में इसका टाइम दिया हुआ है. किन चीजों का टाइम है? कटिंग टाइम. और दूसरा कौन सा टाइम है? असेंबलिंग टाइम. असेंबलिंग टाइम. कटिंग टाइम कितना गिवन है? पढ़ो. 5 मिनट्स. और असेंबलिंग टाइम कितना है? 10 मिनट्स. यहां तक क्लियर हो गया सबको? आगे लिखा है सोवेनियर ऑफ टाइप बी रिक्वायर्स 8 मिनट फॉर कटिंग एंड 8 मिनट फॉर असेंबलिंग. टाइप बी में 8 मिनट कटिंग के लिए और 8 मिनट असेंबलिंग के लिए लगता है. क्या यहां तक क्लियर हो गया सबको? Given that total time for cutting is 3 hours 20 minutes. कटिंग का टोटल टाइम जो है अवेलेबल है. कितना अवेलेबल है? 3 hours 20 minutes. इस पूरे के पूरे को मिनट में कन्वर्ट करो तो 3 घंटे मतलब 180 मिनट्स प्लस 20 मतलब कितना हो जाएगा? 200 मिनट. तो कटिंग के लिए आपके पास मैक्सिमम 200 मिनट्स का टाइम अवेलेबल है. फिर क्या लिखा हुआ है? और असेंबलिंग के लिए कितना टाइम अवेलेबल है? 4 आवर्स का. 4 आवर्स मतलब कितना मिनट्स हो जाएगा? 240 मिनट्स. तो यहां पर आपके पास 240 मिनट्स अवेलेबल है. फिर लिखा है द प्रॉफिट ऑफ सोवेनियर ए टाइप ए इज ₹100. इसमें कितने का प्रॉफिट है? तो यहां पर एक और चीज आ जाएगी, प्रॉफिट. तो ए से हमको मिलता है 100 रुपए का प्रॉफिट और बी से कितने का प्रॉफिट है? 120 रुपए का प्रॉफिट है. हाउ मेनी सोवेनियर्स ऑफ ईच टाइप शुड द कंपनी मैन्युफैक्चर इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट. उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो कितने कितने सोवेनियर्स वो बनाएगा. तो सबसे पहले हम इसके नंबर ऑफ सोवेनियर्स को x ले लेते हैं और इसके नंबर ऑफ सोवेनियर्स को y ले लेते हैं. यहां तक समझ में आ गया? अब पहले ऑब्जेक्टिव फंक्शन z क्या होगा बता दो. 100x प्लस 120y. 100x प्लस 120y. और कंस्ट्रेंट्स क्या होगा? कंस्ट्रेंट्स मतलब STC जो बोलते हैं, इनइक्वालिटीज. तो क्या बनेगा? 5x प्लस 8y. 5x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू कितना होना चाहिए? 200. क्या ये समझ में आ गया? सेकंड क्या बनेगा? 10x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू क्या होना चाहिए? 240. 10x प्लस 8y लेस देन और इक्वल्स टू 240. क्या ये क्लियर हो गया? आगे सॉल्व कर लोगे इसको. और एक डिफॉल्ट कंस्ट्रेंट कौन सा हो गया? x, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0. चलो जल्दी करो उसको सॉल्व एक बार. देखो टेबल बनाने के लिए ना पहला कॉलम बनाओ कॉर्नर पॉइंट्स का. ठीक है. फिर ये बनाओ z ऑब्जेक्टिव फंक्शन का. ठीक है. तो क्वेश्चन में तुम्हें ऑब्जेक्टिव फंक्शन दिया हुआ था. क्या था ऑब्जेक्टिव फंक्शन? ये वाला z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y. z इज इक्वल टू 30x प्लस 20y. यहां तक हो गया. कॉर्नर पॉइंट्स तुम्हारे कौन कौन से? पहला कॉर्नर पॉइंट है O जिसका कोऑर्डिनेट है 0 0. दूसरा कॉर्नर पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट क्या है? 8 0. तीसरा कॉर्नर पॉइंट है B जिसका कोऑर्डिनेट तुमने अभी निकाला क्या है? 4 14. चौथा कॉर्नर पॉइंट है C ये वाला जिसका कोऑर्डिनेट है 0 14. समझ में आया? अब 0 0 यहाँ पर पुट करो तो x और y की जगह 0 डालोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा? 0. 8 0 पुट करो तो x की जगह पे 8 डालोगे तो 8 3 जा कितना हो गया? 30 इंटू 8 प्लस 20 इंटू 0. ऐसे ही होगा. 8 3 जा 24 मतलब कितना हो जाएगा? 240. 4 और 12 पुट करो. z इज इक्वल टू 30 इंटू 4 प्लस 20 इंटू 12. ऐसे ही होगा. 4 3 जा 12 मतलब 120. 12 2 जा 24 मतलब 240 है ना. तो दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा? 360. क्लियर. फिर आखिरी ये वाला पुट करो 0 14. तो 0 डालोगे तो 30 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 14. ऐसे ही होगा. 14 2 जा कितना हो गया? 28 मतलब कितना आ गया? 280. अब इसमें देखो मैक्सिमम वैल्यू तुम्हें किस पे मिल रही है? यहाँ पे मिल रही है.
तो इसका मतलब ये तुम्हारा क्या होगा, मैक्सिमम मतलब ऑप्टिमम सॉल्यूशन होगा। तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 12, ये तुम्हारा सॉल्यूशन काउंट होगा। क्लियर हो गया? अब एक और क्वेश्चन जल्दी से ये वाला बना के दिखाओ, ये वाला सारी चीजें नोट करो और फिर इसको सॉल्व करके दिखाओ सेम मेथड से। यश, समझ में आ गया कैसे बनेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स? और कुछ डाउट है तेरे? तुम लोग अपनी अपनी बुक से ना वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना और ना। क्या क्या कॉर्नर पॉइंट्स हैं एक बार बताओ तो। 0,0, 24,0, 8,20, 0,25। मैक्सिमम किस पे मिल रहा है? 8,20। ठीक है। हाँ दिखा कहाँ बना है? ओके। आयुष बना तेरा? आदि तेरा बना कि नहीं बना? वैल्यू डाल। और मुस्कान, अनुष्का हो गया? चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट एक और वर्ड प्रॉब्लम है। एक काम करो, इसको तुम लोग खुद से सॉल्व करके दिखाओ मुझे। ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कंस्ट्रेंट दोनों निकाल के बताओ। ठीक है, सारे बच्चे करो, चलो जल्दी। वैष्णवी तुम्हारा हो गया वो? ग्राफ प्लॉट करके जल्दी मुझे दिखाओ, उसका सॉल्यूशन रीजन कौन सा है।
बन रहा है, समझाऊं? क्या वो समझा दूं? चलो ठीक, समझो। A manufacturer has employed 5 skilled men and 10 semi-skilled men. तो ये डेटा जो जो इंपॉर्टेंट है अंडरलाइन करते जाता हूं। तो एक मैन्युफैक्चरर है जिसने 5 स्किल्ड और 10 सेमी स्किल्ड मैन को हायर किया एंड मेक 2 टाइप्स ऑफ मॉडल्स ए एंड बी। 2 टाइप के मॉडल्स मैन्युफैक्चर करता है, ए एंड बी। ठीक है, ए एंड बी। मेकिंग of one item of model A requires 2 hours of, तो 2 घंटे किसमें लगते हैं? skilled man, और 2 hours of semi skilled man. One of the item of model model B requires 1 hour of skilled man and 3 hours of semi skilled man. No man is expected to work more than 8 hours. तो कोई भी 8 hours से ज्यादा काम नहीं कर सकता. The manufacturer's profit on an item of model A is ₹15. मॉडल A का प्रॉफिट और मॉडल B का प्रॉफिट गिवन है. How many items of each model should be made per day in order to maximize the daily profit? Formulate LPP. ये सब हो गया. यहां तक क्लियर? तो इस टाइप के क्वेश्चन के लिए सबसे पहले ना आप यहां पर जो जो मॉडल्स वो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो बना लिख दो, ए और बी. और 2 टाइप के मैन है, एक तो स्किल्ड और दूसरा है सेमी स्किल्ड. सेमी स्किल्ड, ठीक है. तो मॉडल ए को, अच्छा स्किल्ड वाले कितने हैं ये भी गिवन है. स्किल्ड वाले 5 है और सेमी स्किल्ड वाले कितने हैं? ये 5 इधर आएगा ना. स्किल्ड वाले 5 है, मतलब ये 5 आ गया, और सेमी स्किल्ड वाले 10 है, तो ये 10 आ गया. यहां तक क्लियर सबको? अब क्वेश्चन में ये बोल रहा है वन आइटम ऑफ मॉडल बी. मॉडल ए के लिए कितना रिक्वायर्ड है? 2 hours of skilled, 2 hours of skilled and 2 hours of semi skilled, 2 hours of semi skilled. मॉडल बी के लिए 1 hour of skilled man, 3 hour of semi skilled man. No man is expected to work more than 8 hours. अब देखो इसके 5 लोग हैं, एक आदमी 8 आवर्स से ज्यादा काम नहीं कर सकता, मतलब मैक्सिमम इनसे हम कितना यूटिलाइज कर सकते हैं? 5 8 40 आवर्स का वर्किंग हमारे पास है. और इनमें कितने आवर्स का वर्किंग हमारे पास है? 80 आवर्स का वर्किंग है. समझ में आया कि नहीं ये चीज? फिर उसके बाद लिखा है हाउ मेनी ऑफ आइटम्स ऑफ मॉडल ए एंड बी शुड बी मेड पर डे. तो इसके कितने आइटम्स अज्यूम कर लेते हैं? एक्स, और इसके कितने अज्यूम कर लेते हैं? वाई. अब प्रॉफिट भी दिया हुआ है, दोनों का प्रॉफिट. तो यहां पर प्रॉफिट का एक और कॉलम बना लेते हैं, वो बना लेते हैं. तो ए का प्रॉफिट कितना है? 15 रुपए, और बी का प्रॉफिट है 10 रुपए. क्या यहां तक समझ में आ गया? अब बताओ ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या बनेगा? z इज इक्वल्स टू 15x प्लस 10y. और कंस्ट्रेंट्स क्या क्या बनेंगे? 2x प्लस y लेस देन और इक्वल्स टू 40. समझ में आ गया? और सेकेंड क्या बनेगा? 2x प्लस 3y लेस देन और इक्वल्स टू 80. बना लोगे आगे? ठीक है. तो थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ चेंज होगा. इंपॉर्टेंट है ये टेबल बनाने का मेथड तुम लोगों को समझ में आना चाहिए. ओके, आगे सॉल्व कर लो, इसको चेक कर लो आंसर्स. हो गया ये पूरा? देख देखो एक मिनट, कौन कौन सी. एक बार मैं चेक कर लेता हूँ. यहाँ पर x0 डाला होगा 200/8 25 करेक्ट है. तो ये 0,25 ठीक है. ये 0 डाला होगा तो 40, 0,40 ठीक है, करेक्ट है. फिर उसके बाद ये वाला, इसको 0 डाला होगा तो y आ गया होगा 30 ठीक है. फिर उसको 0 डाला होगा तो y आ गया होगा 24 ठीक है. दोनों का शेडेड रीजन डाउनवर्ड है, तो फाइनल रीजन जो रहेगा दोनों का कंबाइन कौन सा रहेगा? पेन दिखाओ. फाइनल जो शेडेड रीजन रहेगा वो ये वाला रहेगा, ये वाला. समझ में आया ना? इसको शेड करना होता है. ओके,
अब कॉर्नर पॉइंट्स में ये वाला कॉर्नर पॉइंट निकालना है, ये और ये तीनों तो ऑलरेडी हमारे पास है, समझ में आ गया? तो इन तीनों को और इसको कैलकुलेट करके मार्क करो, क्या आएगा बताओ। हाँ, ये कौन सा होगा? ये वाली लाइन कौन सी बनाया तुमने, पहले ये देखो। ये वाली है क्या? ये नहीं, ये नहीं है, दूसरी वाली लाइन है क्या? ये है क्या? 24,0। समझ में है ना कैसे पता चला? देखो 24,0, वो 0,0 हो गया ओरिजिन। उधर वाई एक्सिस वाले का क्या होगा देखो। हाँ, वो क्या होगा? तो वो देखो कौन सी वाली लाइन थी, ये वाली लाइन थी, है ना? 0,25, 0,25। ठीक है। अब तुम दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। कौन सी इक्वेशन? एक तो ये वाली और दूसरी ये वाली। ठीक है। अब देखो दोनों में 8y ऑलरेडी दिख रहा है, तो सीधे माइनस कर देना। सॉल्व करके बताओ जल्दी क्या है। हो गया क्या पिछला वाला? 10,20 आ गया सबका? तो तुम लोग से वर्ड प्रॉब्लम क्लियर हो गया? तुम लोगों के टेस्ट पेपर में एक वर्ड प्रॉब्लम दूंगा, बाकी बच्चों के मैं नहीं दूंगा, ठीक है? अच्छा, अब ये दो तीन क्वेश्चन थोड़ा सा इधर पे ध्यान देना। एक तो ये वाला क्वेश्चन पहले बनाओ, फिर कुछ एमसीक्यूज बताऊंगा। ये क्वेश्चन, इसको सॉल्व करके दिखाओ। हम्म, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है ये वाला, और इसमें मैक्सिमाइज करना है। और ये एक, दो, तीन और चार, ये चार कंस्ट्रेंट्स है। क्या है? x8y0, यही है। हाँ ठीक है, सही है। दिखाओ पेन। अब ये तुम्हारे पास x की वैल्यू आ गई 8, y की वैल्यू आ गई 0। तो ये चौथा कॉर्नर पॉइंट निकल गया, यहां तक समझ में आ गया? अब क्या करना होता है? वो टेबल बनाते हैं जिसमें ये कॉर्नर पॉइंट को लिखेंगे और फिर z वाले फंक्शन को लिखेंगे और z की वैल्यू निकालेंगे।
हम्म, होगा ना वाई, तुमने क्वेश्चन ठीक से नोट नहीं किया होगा, वहां वाई है, 120 वाई है। ये एक मिनट ना, पेन दिखाओ देखना, ये जो वैल्यू निकली है ये इसकी वैल्यू है ना, अभी जो वैल्यू निकाल रही हूँ वो इसकी वैल्यू निकाल रहा है ना। ठीक, हो गया। आ गया। हाँ, कौन सा? वो ट्रायंगल नहीं आएगा, कितना रीजन होगा यहाँ से लेके ये वाली लाइन, ये दोनों के बीच में ये जो दिख रहा है ना, हाँ ये वाला। हाँ हाँ, कॉर्नर पॉइंट निकालना भी इसका आसान है। ये पूरा क्या, 20, 180 उसी पे आ रहा है मैक्सिमम। 62,000। हम्म, नहीं एक मिनट, ये दूसरे वाले पे क्या आ रहा है, 40 और 160 पे ज्यादा आ रहा है ना, 40, 160 पे तो ज्यादा आ रहा होगा। 4 4 16 होता है, 8 लिखा है उसको मुस्कान। हाँ, आ गया पूरा। हम्म, तो अब z की मैक्सिमम वैल्यू कौन से पॉइंट पे आई, सी पे आई, तो वो तुम्हारा सॉल्यूशन हो गया। क्या ये समझ में आ गया पूरा? अच्छा ये देख लो जल्दी से, 40 और 160 आ रहा है क्या सबका, 64,000, मैक्सिमम वैल्यू उसी में आएगा।
कहाँ कैलकुलेट किया था? तो सब समझ गए ना इसमें? बस ये अलग था कि ये वाला जो है अलग टाइप का बन रहा था, इसलिए मैं चाह रहा था। अब देखो लास्ट 2-3 क्वेश्चन हम जल्दी से एमसीक्यूज देख लेते कैसे बनेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस किया अभी थोड़ी देर पहले, याद होगा, उसी टाइप का बनेगा। ये वाला क्वेश्चन एक बार चेक करो। ये जो रीजन है ना यहाँ पर, ये पूरा का पूरा शेडेड रीजन है ना, ये पूरा का पूरा जो है शेडेड रीजन है। तो इसका शेडेड रीजन जो है अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड रीजन बन रहा है। ठीक है, अब इसमें बोल रहा है द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ शेडेड रीजन आर, यहां पर कॉर्नर पॉइंट्स ऑलरेडी गिवन है। एक है 0.6, 1.6, एक है 30 और दूसरा है 0.4। ग्राफ में भी दिया और क्वेश्चन में भी दिया है। As shown in figure, minimum value of objective function is, तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू कहां पर आएगी? तो निकाल के बताओ कहां पर आएगी। ऑप्शन आपको 4 दिए हुए हैं, देख लो, ये 4 ऑप्शन दिए हुए, सॉल्व करो और बताओ। इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कल के टेस्ट में दिया है। तो क्या करोगे, सबसे पहले कॉर्नर पॉइंट की टेबल बनाओगे, फिर ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल टू 4x प्लस 6y की टेबल बनाओगे। कॉर्नर पॉइंट यहां पर हो गया पहला 0,4, दूसरा हो गया 0.6, 1.6, तीसरा हो गया 3,0। अब जब 0,4 डालोगे तो 0,4 डालोगे तो z इज इक्वल्स टू 4 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 4, मतलब ये आ जाएगा 24। 30 डालोगे तो 4 इंटू 3 प्लस 6 इंटू 0, तो 4 3 जा कितना आ जाएगा 12। ये डालोगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 0.6 प्लस 6 इंटू 1.6, तो 6 4 जा 24, मतलब 2.4 प्लस 16 6 जा 96, मतलब 9.6। कितना आ रहा है ये? 12 आया क्या सबका? तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। और यहीं पर गलती करोगे, मैं 50 बार ये बता चुका हूं, कभी भी ऐसा हो कि दो जगह पे सेम आपको वैल्यू मिल रही है, तो मतलब वो दो सिर्फ आंसर नहीं है, वो दोनों को ज्वाइन करने वाले पूरे के पूरे लाइन सेगमेंट पे आपको सेम वैल्यू मिलेगी। मतलब होगा एट एवरी पॉइंट ऑन द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस। क्या ये समझ में आ गया सभी को? ठीक है, अगर कभी कंफ्यूजन हो जाए तो इस लाइन सेगमेंट पे कोई भी एक पॉइंट लेके टेस्ट कर लेना, जैसे ये वाली वैल्यू 2 हो जाएगी ना, इसकी इक्वेशन नहीं दी है क्या? इक्वेशन नहीं दी है, नहीं कर पाओगे। तो समझ गए ना, ये कंसेप्ट याद रखना फिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और एक आध और एमसीक्यूज इस टाइप के जिसमें थोड़ा सा परेशान हो सकते हो, देख लो। ये तो बन जाएगा मेरे ख्याल से, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। हाँ, ये लास्ट 2 क्वेश्चन फिर एंड। corner points of bounded feasible region determined by a system of linear constraints are this। तो कॉर्नर पॉइंट आपको दिया हुआ है, ये 3 कॉर्नर पॉइंट्स हैं। सी, चलो चेक करते हैं। z की वैल्यू px प्लस qy है, p और q दोनों ग्रेटर देन 0 है। इसकी मिनिमम वैल्यू z की 2 पॉइंट पे आ रही है, यहां पर भी आ रही है और यहां पर भी आ रही है। समझ गए? तो अगर मैं 3 0 डालूंगा तो p इंटू 3 प्लस q इंटू 0, मतलब z की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहां पर 3p। और फिर जब मैं 1 1 डालूंगा तो z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p इंटू 1 प्लस q इंटू 1, तो z की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर p प्लस q। ये दोनों मिनिमम वैल्यू है, ये भी और ये भी, तो दोनों को आपस में इक्वेट कर देंगे तो 3p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा p प्लस q। समझ में आ गया? ये p इधर जाएगा, 3p माइनस p मतलब क्या हो जाएगा 2p इज इक्वल्स टू q। चेक कर लो कौन सा ऑप्शन है। p इज इक्वल टू q बाय 2, p इज इक्वल्स टू q बाय 2, मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? b। समझ में आ गया ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, जूम कर रहा हूं थोड़ा सा, देखना। यहां पर आपको फिजिबल रीजन दिया हुआ है और इसमें 4 इनइक्वालिटी गिवन है, कंस्ट्रेंट्स गिवन है। बोल रहा है कौन सा कंस्ट्रेंट इसका नहीं है।
देखो बहुत टाइम लग सकता है, हो सकता है, इसलिए मैं थोड़ा सा हिंट कर रहा हूं, समझो कैसे करना। जैसे ये वाला आपको इक्वेशन दिया है, तो इनइक्वालिटी क्या बनेगी, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई क्या आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 2। क्या ये ट्रू हो गया, बताओ क्या ये सही है? नहीं, ये फॉल्स है। हाँ एक मिनट, सॉरी, सही है ना, एक्स प्लस वाई ग्रेटर देन, अब साइड है, मतलब ये ट्रू है। तो ये वाला इनइक्वालिटी कहां पर दिया है, क्या इसमें दिया हुआ है, तो ये इसका कंस्ट्रेंट है, मतलब इस ऑप्शन को हम सही नहीं मानेंगे। समझ गया ना ये चीज? दूसरा ये वाला है एक्स प्लस टू वाई, एक्स प्लस टू वाई लेस देन और इक्वल्स टू 10, ऐसे ही बनेगा ना, क्योंकि इसके डाउनवर्ड है। तो एक्स प्लस टू वाई लेस देन और इक्वल्स टू 10, मतलब इस ऑप्शन को भी नहीं लेंगे। फिर कौन सा ऑप्शन बच गया, एक्स माइनस वाई ग्रेटर देन, ये दोनों ऑप्शन एक जैसे दिख रहे हैं, है ना, एक में ग्रेटर देन। तो कैसे चेक करते, देखो ये वाली लाइन है, इस वाली लाइन में ये वाला पॉइंट ले लेता हूं, पॉइंट क्या, ओरिजिन, उसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 0,0, 0 0 पुट करूंगा इसमें, तो ये देखो क्या आ रहा है, ये फॉल्स आ रहा है। तो इसके हिसाब से शेडेड रीजन कहां होना चाहिए, डाउनवर्ड्स। लेकिन इसका अगर देखा जाए 0 0 पुट करूंगा तो क्या आ रहा है, ट्रू आ रहा है। शेडेड रीजन क्या होना चाहिए, अपवर्ड्स। मतलब ये इसकी कंस्ट्रेंट होगा, तो कौन सा नहीं होगा, तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, सी, क्योंकि इसके हिसाब से शेडेड रीजन डाउनवर्ड्स आ रहा है। क्या ये समझ गया कैसे निकाला? ठीक है, दैट्स इट। तो ये हो गया यहाँ पर एलपीपी पूरी तरीके से खत्म मेरे तरफ से। ठीक है, अब तुम लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके कल टेस्ट दो। सीबीएसई वाले बच्चों के में इसके जो मार्क्स का वेटेज होगा वो कितना है बता देता हूँ। 2 एमसीक्यू और 1 3 मार्क्स का क्वेश्चन, कितना चांस है, 5 नंबर तक का वेटेज मैक्सिमम, मिनिमम 4 नंबर का तो पूछेगा ही पूछेगा, 1 एमसीक्यू और 1 3 मार्क्स। और सीबीएसई वाले बच्चों के में वर्ड प्रॉब्लम जो अभी मैंने बताया मैन्युफैक्चरिंग पे बेस्ड, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ओके।